लेकिन रात के समय गंगा के किनारे अंधेरे में मेरे पास कोई खड़ा हुआ था। मैंने डर से कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम, और इस घने अंधेरे में मेरे बराबर में क्यों खड़े हो? वहां कोई था, कोई काली चादर लपेट कर खड़ा हुआ था। उस वजूद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी आह भरी। मैंने कहा, मैं पूछ रही हूं ना, कौन हो तुम, और ये रोज यहाँ पर खाना रखकर क्यों चले जाते हो? मैंने वहीं जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर गुस्से भरे अंदाज में कहा तो वो वजूद थोड़ा सा पीछे हट गया, लेकिन एक भारी भरकम आवाज आई, मैं तुम्हारा वो साया हूँ जो तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं दंग रह गई थी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। आखिर ये कौन था जो मुझे सहारा देने की बात कर रहा था? इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाती, 2 कदम पीछे हटते ही वो गहरे अंधेरे में गायब हो गया था। मेरी सांसें सीने में ही अटक गई थी और दिल किसी जंगली कबूतर की तरह फड़क रहा था। ये राज क्या था जो यहाँ गंगा की नदी में बह रहा था? मैं गरीब, बेसहारा, अनाथ और बदकिस्मत लड़की हूँ जिसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। सारे रिश्तेदारों की ठोकरें खाते हुए पल बढ़कर मैं जवान हुई थी और अपनी नानी के घर पर रहती थी। मेरे पापा का कोई भाई बहन नहीं था, इसलिए उनके मरने के बाद उनका परिवार तो पूरी तरह से ही खत्म हो गया। और मेरी माँ, उनके मायके में भी उनके एक भैया भाभी के अलावा कोई नहीं था, जो कि मेरे मामा मामी थे। मेरे मामा मामी के पास कोई संतान नहीं थी। मेरे माता पिता के देहांत पर हमारे मोहल्ले के पड़ोसियों ने कहा कि इस बच्ची का अकेले संसार में क्या होगा, ये 4 साल की बच्ची है, अपने माता पिता को खो बैठी है। आप लोगों के अलावा इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए इसे अपने साथ लेकर चले जाओ। मेरे पड़ोसियों ने जब मेरे मामा मामी पर प्रेशर बनाया तो वो लोग मुझे अपने घर ले जाने पर मजबूर हो गए थे। मैं उनके घर पर चली तो गई थी, लेकिन मेरा बचपन मुझसे छीन लिया गया था। बचपन में ही मुझे नौकरानी बना दिया गया था। उस घर में मेरी हैसियत सिर्फ फ्री की नौकरानी जैसी ही थी, जिसे पेट भरकर कभी खाना नहीं मिला था, जिसे जूते की नोक पर रखा जाता था। वक्त गुजरता गया, मैं जवान हो गई। मेरे मामा के बेटों की पत्नियां भी आ गई थी। उनकी बहुएं मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, घर के सारे काम करवाती थी, और मामा मामी के घर का हर सदस्य मेरी बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहता था। हर कोई मुझे गलत बातें सुनाता था। मैं मजबूर थी वहां रहने के लिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई और ठिकाना भी नहीं था। मेरा घर भी मेरे मामा जी ने बेचकर उसका पैसा अपने पास रख लिया था, और सबको ये दिखाया था कि उन्होंने घर बेचकर सारा पैसा अपने पास इसलिए रखा है ताकि आने वाले समय में वो इन पैसों से मेरी शादी कर सके। लेकिन मैं जानती थी कि वो इन पैसों को खर्च कर चुके हैं। उन्होंने मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा सोचा ही नहीं था, और ना मेरे साथ कभी कुछ अच्छा किया था। उर्वशी, आंगन अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ? सारा दिन सोती रहती हो। दिन निकलते ही मामी ने मुझे काम बताने शुरू कर दिए थे। सुबह सवेरे ही मुझ पर एक एक करके सब चिल्लाना शुरू कर देते थे। मामी के जुल्म सितम तो मैं बचपन से ही सहती आ रही थी, और अब जब उनकी बहुएं आई थी तो वो उनसे भी 2 कदम आगे थी। और उन दोनों के पति, जो कि मेरे कजिन्स थे, मेरे लिए मेरे भाई समान थे, उनको भी मेरा कोई ख्याल नहीं था। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी, चाय नाश्ता कुछ नहीं किया, और हाथ में झाड़ू लेकर घर की साफ सफाई में लग गई थी। सफाई करने के बाद किचन में गई, बर्तन धोए, और फिर डरते डरते सर झुकाकर घर के एक एक सदस्य के सारे काम किए। अगर किसी काम में देरी हो जाती तो दोनों भाभी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाती थी। जल्दी जल्दी काम करो, तुम्हारा बाप यहाँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गया जो हम तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बिठाकर रखें। वो लोग मेरे लिए कुछ इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती थी। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन मैं उनको जल्द ही साफ कर लेती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी। मेरी रोज की रूटीन यही थी। घर का सारा काम करने के बावजूद मुझे 2 वक्त की रोटी भी तानों के साथ मिलती थी। छोटी भाभी का व्यवहार भी कुछ कम कड़वा नहीं था। उर्वशी, मेरे कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में रख दो, और ध्यान रहे प्रेस ज्यादा गर्म न हो। पिछली बार तुमने मेरी साड़ी जला दी थी। छोटी भाभी ने अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाते हुए कहा। मैंने कहा कि जी भाभी जी, मैं बहुत ध्यान रखूंगी कि कोई गलती नहीं होगी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मैं कम उम्र में ही जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरी सुंदरता और जवानी ने भी मेरे लिए ढेर सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। दोनों भाभीयों के मायके वाले हमारे घर आते रहते थे, और मैं उन लोगों के लिए कभी नाश्ता तो कभी खाना तैयार करने में लगी रहती थी।
उन दोनों के भाई भी वहां आते थे और उनकी गंदी नजर मुझ पर उठने लगी थी, जिसका एहसास भाभियों को भी हो गया था। एक दिन मैंने उन्हें कमरे में बातें करते हुए सुना था कि इस लड़की का अब कुछ करना पड़ेगा, जवान हो गई है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारी बदनामी होगी। बड़ी भाभी ने शक भरे शब्दों में कहा था, तो छोटी भाभी ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पास एक रिश्ता है। लड़की की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन खाता पीता आदमी है। इस रिश्ते से हमारे सास ससुर को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। हम इसकी शादी वहां करवा देते हैं, इससे हमारी जान छूट जाएगी। उन दोनों ने इस बारे में मामी जी से बात की तो मामी जी भी मान गई थी और उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मेरी किस्मत का फैसला किया जा रहा था और किसी ने मुझसे मेरी मर्जी पूछना भी ठीक नहीं समझा था। शाम को जब सब घर वाले बैठे थे तो बड़ी मामी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि उर्वशी, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, तैयारी कर लो। मामी ने पक्का फैसला कर लिया था, जैसे मेरे लिए ये सब कोई खेल तमाशा है और वो मुझे कोई बहुत ही मामूली सी बात बता रही हैं। मैंने कहा, मामी जी, इतनी जल्दी? और वो कौन है? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। पता नहीं आप लोग मेरी शादी किसके साथ कर रहे हैं। मैंने रोते हुए रिक्वेस्ट की और अपनी बात उन लोगों के सामने रखी तो छोटी भाभी कहने लगी कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हमने जो फैसला किया है वो तुम्हारे हक में बेहतर है। हम तुम्हारा भला ही सोचते हैं। सारी जिंदगी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर का कर दें। मैं अभी आगे कुछ बोलना चाहती थी, मामी ने मुझे फिर से खामोश करवा दिया और कहने लगी कि चुपचाप मान जाओ, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उन्होंने मुझे सख्ती से डांट दिया था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे इस समय अपने माता पिता बहुत याद आ रहे थे। अगर आज वो जिंदा होते तो मेरी शादी ऐसी हालत में न करते। अब मेरे पास खुद को संभालने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने अपने आंसू पी लिए थे और खामोशी से अपने कमरे में आ गई थी। शादी का दिन भी आ गया था। न कोई रस्म हुई थी, न कोई खुशी मनाई गई थी। मैं सोचती हूँ कि शायद अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरी शादी ऐसे रूखी सूखी न होती। बचपन से लेकर अब तक मेरा कोई अरमान पूरा नहीं हुआ था। सोचा था कि दुल्हन बनूंगी, सजूंगी, संवरूंगी, धूमधाम से मेरी बारात आएगी, घर सजाया जाएगा, लड़कियां नाचेंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। एक सिंपल सा लहंगा मुझे पहना दिया गया था, थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया गया था और मेरी शादी की रस्म कर दी गई थी और फिर उसके बाद मुझे विदा कर दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ घर से उतारा गया हो। जब मैंने ससुराल में कदम रखा तो मेरी सास दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। मुझे लगा था कि कभी अपने मामा जी के घर से तो मुझे इज्जत नहीं मिली, लेकिन ससुराल जाने के बाद मिलेगी। वहां मेरा स्वागत होगा। सास हाथ में आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी होगी। वो दरवाजे पर तो खड़ी थी, लेकिन उनकी नजरों में मेरे लिए कोई अपनापन नहीं था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बना लिया। फिर अपने बेटे से कहने लगी कि ये मामूली सी लड़की मेरे बेटे के क्या काम आएगी। रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, काम काज भी आना चाहिए। मेरी सास के शब्दों में कड़वाहट थी। मेरा पति जो वरमाला पहना मेरे बराबर में खड़ा हुआ था, उसने कहा, माँ, अब ये मेरी पत्नी है और इस घर की इज्जत भी है, आपको इसकी इज्जत करनी होगी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ते हुए मजबूत और दो टुक शब्दों में अपनी माँ से कहा था। मैंने चौंक कर अपने पति की तरफ देखा। वो उम्र में मुझसे दुगने थे, लेकिन उनकी आवाज में मेरे लिए जो हमदर्दी थी उसने मुझे हैरान कर दिया था। सास ने हमें गुस्से से देखा, लेकिन अपने बेटे के सामने वो कुछ नहीं कह सकी। मेरे पति कमल ने कहा, तुम अंदर चलो उर्वशी, तुम्हें थकावट हो रही होगी। मेरे पति ने जब नरमी से मुझसे कहा और मुझे कमरे में ले आए तो कमरे में आकर मैं पलंग के एक कोने में सिमट कर बैठ गई थी। मेरे दिल में डर था कि न जाने मेरे साथ क्या सुलूक होगा, लेकिन मेरे पति ने मेरे पास आकर बहुत ही मोहब्बत से मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं जानता हूँ उर्वशी, तुम किन हालात से निकलकर यहाँ तक आई हो, लेकिन अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने बेहद मोहब्बत भरे शब्दों में मुझे तसल्ली दी थी। मैंने रोती हुई आवाज में उनसे पूछा, क्या आप सच में मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? उन्होंने कहा, कभी नहीं। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया था।
उनकी इतनी मोहब्बत पाकर मैं अपने सारे दुख दर्द को भूल गई थी। उन्होंने सच में मेरा खुद से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। पहली बार इतनी इज्जत और मोहब्बत पाकर मुझे तो जैसे अपनी जिंदगी ही बदली हुई महसूस होने लगी थी। कमल मुझे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह चाहते थे, मेरे हर आराम और खुशी का ख्याल रखते थे। सुबह सवेरे जब मैं किचन में नाश्ता बनाने जाती थी तो मेरी सास अपने तानों का तीर चलाना शुरू कर देती थी और गुस्से में कहने लगी कि देखो कैसे नखरे दिखाती है, जैसे कोई महारानी हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरे बेटे को काम पर जाना है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आलसपन की वजह से उसे काम पर जाने में देरी हो जाए। मैंने कहा नहीं माँ जी, मैं बस चाय छान रही हूँ। मैंने जल्दी से चाय कप में निकालते हुए कहा। उसी समय कमल भी किचन में आ गए थे। उन्होंने अपनी माँ से नाराजगी भरे अंदाज में कहा, क्या हो गया है आपको? आप क्यों सुबह सुबह उर्वशी पर गुस्सा कर रही हो? वो इतनी मेहनत से काम कर रही है। मेरी सास ने कहा, बेटा मैं तो बस इसे जल्दी काम करने के लिए कह रही थी, तुम तो बेवजह ही मेरी बातों का बुरा मान रहे हो। उन्होंने जल्दी से अपनी बातों का अंदाज नरम करते हुए सफाई दी थी। कमल ने कहा, उर्वशी तुम जल्दी से चाय लेकर कमरे में आ जाओ, हम वहीं पर नाश्ता करेंगे। और फिर वो किचन से निकल गए थे। उनके जाने के बाद मेरी सास ने मुझे गुस्सेनाक नजरों से देखा, लेकिन मैं खामोशी से नाश्ता लेकर कमरे में चली गई थी। मैं अपने पति का प्यार पाकर हर काम खुशी खुशी करती थी। सास की डांट और उनका बुरा सुलूक भी मुझे महसूस ही नहीं होता था, क्योंकि मेरा पति हर जगह मेरे साथ खड़ा होता था। मेरे पति से छोटे उनके 2 भाई भी थे, जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी, और मेरी 2 नंदे भी थी। ये घर जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसा था, जिसमें मुझे अपनी जगह बनानी थी। मेरे पति ने पहले ही दिन सबको साफ साफ शब्दों में बता दिया था कि मेरी पत्नी की इज्जत घर के हर सदस्य को करनी है। उन्होंने अपने दोनों भाइयों की पत्नियों को बताया था कि अगर तुम इस घर की बहू हो तो मेरी पत्नी भी इस घर की बड़ी बहू है। तुम लोग ये मत समझना कि तुम लोग इस घर में पहले आई हो तो तुम लोगों का इस घर में राज चलेगा। मेरी पत्नी रिश्ते में भी और रुतबे में भी तुम लोगों से बड़ी है। इस घर पर कोई भी हुक्म नहीं चलाएगा। मेरे पति की इस बात से मेरी दोनों देवरानियों का व्यवहार भी मेरे साथ कड़वा हो गया था। उनको लगता था कि मैंने अपने पति को अपने पल्लू से बांध रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मेरी इज्जत करते थे और मुझे इस घर के लोगों से भी मेरे लिए इज्जत ही चाहते थे। एक दिन मेरी बड़ी देवरानी मोनिका ने कपड़े धोते हुए मुझे ताना दिया, उर्वशी भाभी, हमने तो कभी तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश नहीं की। क्या जो तुम्हारा पति इस तरह की बातें करके गया है? मैंने कहा नहीं, उनकी बात का ये मतलब नहीं था। अभी मैं कुछ और कहती तो मेरी देवरानी ने कहा कि अच्छा, ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, तुमने हमारे जेठ को अपने काबू में कर रखा है। इतने में ही छोटी देवरानी रागिनी ने भी इस बहस में हिस्सा ले लिया था। तभी मेरे पति की कड़कदार आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? वो न जाने कब के घर आ गए थे। मेरी दोनों देवरानी उनकी आवाज सुनकर सहम गई थी। मोनिका घबराते हुए कहने लगी कि कुछ नहीं भैया, हम तो बस भाभी से बात कर रहे थे। मेरे पति ने कहा कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। आइंदा अगर तुम में से किसी को भी मैंने इस अंदाज में बात करते हुए सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति ने बहुत गुस्से से उन्हें वार्न कर दिया था। वो दोनों सर झुकाकर वहां से खिसक गई थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने मेरी तरफ नरमी से कहा कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उर्वशी, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैंने फिक्रमंदी से कहा कि आप मेरे लिए सबसे लड़ते हैं, मुझे डर लगता है कहीं कोई आपसे नाराज ना हो जाए। मेरे पति ने कहा कि मेरे लिए तुम्हारी खुशी और इज्जत सबसे ज्यादा अहम है, बाकी दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घर का माहौल अब काफी हद तक सुकून भरा हो गया था, लेकिन मेरी सास को मैं पसंद नहीं थी, मगर मेरे पति के सामने तो वो भी मुझसे प्यार से बात करती थी। समय के साथ साथ मेरा और मेरे पति का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। वो बाजार जाते थे तो मेरे लिए पसंद की चूड़ियां और कपड़े लेकर आते थे। मेरी सास ये सब देखकर भी जल जाती थी, लेकिन मेरे पति के डर से कुछ भी नहीं कहती थी। मैं उनकी नजरों में छुपी हुई नफरत को अच्छी तरह से महसूस करती थी, लेकिन अपने पति की मोहब्बत के घेरे में मुझे वो नफरत भी बेअसर लगती थी। मेरी सास ने एक दिन मेरे पति को अपने पास बैठाते हुए कहा, बेटा तुम अपनी सारी कमाई इस लड़की पर उड़ा रहे हो, कल को कोई जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे? मेरे पति ने कहा, माँ आप ठीक कह रही हो, लेकिन उर्वशी मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है।
उस पर खर्च नहीं करूंगा तो फिर किस पर करूंगा? और आप पैसों की फिक्र मत करो, मैं काफी कमा लेता हूँ, मेरे पति ने अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हुई ये सब सुन रही थी। अब मेरे दिल में अपने पति के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। हमारी जिंदगी एक सुंदर सपने की तरह गुजर रही थी। अपने पुराने बीते हुए समय की कड़वाहट को भुला दिया था। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन किस्मत में